नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कैसे इजीली पढ़े और उसके लिए टाइम भी कैसे कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोसीजर करने के लिए यूजुअली बहुत टाइम लग जाता है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है, तो कभी कभी वो पढ़ने के लिए भी बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैंने अभी ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस पढ़े हुए हैं, और जब भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करता था तभी भी मैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टार्ट टू बॉटम पढ़ता था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसकी मदद से आपको बहुत कम टाइम लगेगा एक नोटिफिकेशन रीड करने में। अगर आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है तो आप वहाँ से भी स्किप कर सकते हो। हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जिसकी मदद से आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। स्टार्टिंग के पॉइंट्स में, इनिशियल स्टेजेस में आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, और फिर बाद बाद वाले जो स्टेजेस है उसमें आपको देखना है पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहूँगा, ये जो पॉइंट्स है ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके आपके प्रेफरेंस से कुछ अलग भी हो सकता है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कोट करूँगा कि कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले उसका पूरा जो नोटिफिकेशन है ना, जॉब का नोटिफिकेशन या तो फिर एडवर्टीजमेंट जिसे यूजुअली कहा जाता है, तो वो पूरा स्टार्ट टू बॉटम पढ़िए। क्योंकि कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी वर्ड स्किप करते हो और अगर आपका फुलफिलमेंट नहीं होता तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में आपको देखना है इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी इसमें ना 4 प्रकार के डेट्स आते हैं। एक तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यानी वो होता है कि वो डेट के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन ये डेट के पहले एक न्यूज़ आती है कि फ्रॉम दिस XYZ डेट टू XYZ डेट हमारा रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उसके पहले न्यूज़ आ जाती है जॉब की, जॉब नोटिफिकेशन की न्यूज़ आ जाती है। और उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होती है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होती है, दूसरी होती है एप्लीकेशन एंड डेट। ये स्टार्ट डेट और एंड डेट में का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 1 मंथ होता है, 30 डेज का यूजुअली होता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। अभी ये जो स्टार्ट डेट है ना एप्लीकेशन की, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये ड्यूरेशन में आपको पेमेंट करना है कुछ नोटिफिकेशंस के हिसाब से। पर कुछ अलग नोटिफिकेशंस भी होते हैं जिसमें सॉरी अलग से लास्ट डेट दिया हुआ होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि वो लास्ट डेट के पहले एप्लीकेशन फीस भरनी है। एप्लीकेशन तो भर देना है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में, पर इसके बाद भी आपको मुदत दी जाती है कि आप एप्लीकेशन फीस जमा कर पाओ आगे भी, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये होती है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। अभी इसके बाद वाली जो डेट है वो टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ये होता है स्टेजेस में। तो वो स्टेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। तो वो एग्जाम कभी कंडक्ट होगी तो उसके डेट्स दिए दिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेट डेट्स होते हैं ये, फाइनल डेट्स नहीं होते। फाइनल डेट्स आपको SMS थ्रू या तो फिर ईमेल थ्रू इंटीमेट किया जाता है कि आपका हॉल टिकट वगैरह आ गया है और एग्जाम XYZ डेट पे है। तो ऐसा आपको इंटीमेशन आता है। ये टेंटेटिव डेट्स होता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, द फर्स्ट स्टेज। अभी सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है आपको। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेज में ले सकते हो, क्योंकि ये अगर आप पढ़ोगे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसमें ये आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके लिए ये जॉब एप्लीकेबल, मतलब आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाद वाली चीज़ें हैं ये फर्स्ट स्टेज आपकी अगर एलिजिबल होते हो तो ही आप पढ़िए, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, दूसरा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी एक डेट दी हुई होती है, ये डेट फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होता है। वो पूछते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछते हैं, और डिजायरेबल भी होता है कुछ कुछ नोटिफिकेशंस में। अभी इन मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशंस ओनली इसेंशियल और बेसिक क्वालिफिकेशन का मेंशनिंग हुआ होता है। बट इन सम नोटिफिकेशंस देयर इज ऑल्सो डिजायरेबल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि इसेंशियल ऐसा होता है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। डिजायरेबल यानी है तो अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा है। तो एलिजिबल एज ऑन दिस दिस डेट,
इस ये डेट के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो आपका जो एजुकेशन है वो इस डेट के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। या तो फिर अगर आप लास्ट ईयर ऑफ योर करंट कोर्स, यानी कि हो गया 12th, फिर उसके बाद हो गया ग्रेजुएशन, अगर आप लास्ट ईयर में होते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होता है कि अगर आप लास्ट ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो या नहीं। ठीक है, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस पूरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, जिनका एजुकेशन पूरा कंप्लीट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। पर कुछ नोटिफिकेशंस में ऐसे भी अलाउ कर दिया जाता है कि अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपकी मार्कशीट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट से पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, ताकि हम आपको, अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको जॉब दे सके। ये हो गया इसेंशियल और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी बढ़ते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। अभी स्पेसिफिक मेंशनिंग होता है कि आप, अगर वो जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो कितने साल का रिक्वायर्ड है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन किया हुआ होता है। अगर आपका वो वर्क एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए ये अच्छा है। उसके बाद बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन की तरफ। एज लिमिट दिया हुआ होता है एज पर सम पर्टिकुलर डेट, कि ये डेट से पहले आप 21 साल के उम्र के, मतलब 21 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। 18 to 21 ईयर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर होता है 18 to 25, 18 to 27। तो ऐसा एज लिमिट होता है एज पर स्पेसिफिक डेट, एक डेट दी हुई होती है, तो उसके हिसाब से आपका एज लिमिट फिक्स किया जाता है। अभी ओबीसी, एससी और एसटी, ये सब कैटेगरी के लिए ना एज रिलैक्सेशन भी होता है। एससी एसटी के लिए जनरली 5 ईयर्स का होता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली 5 ईयर्स होता है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का होता है, एंड लाइकवाइज ओपन के लिए 2 साल का हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप आगे का नोटिफिकेशन पढ़ो, या तो फिर वहीं पे स्किप कर दो, ये आपका चॉइस है। ठीक है, अभी ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ, जिसमें आता है नंबर ऑफ पोजीशंस और एप्लीकेशन फी। इसमें आपको देखना है कि कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोजीशंस है। चेक नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपके कास्ट के हिसाब से, सॉरी, कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसीज देखिए। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे कैटेगरी होना चाहिए। तो कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसीज देखिए। अभी एक टेबल होता है जनरली एट द स्टार्टिंग ऑफ द नोटिफिकेशन या तो फिर एडवर्टीजमेंट। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाले कॉलम में ना सीरियल नंबर होता है, अदरवाइज जॉब कोड होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में हो गया। सेकंड कॉलम में ना नेम ऑफ द पोस्ट होता है। थर्ड कॉलम में होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। फोर्थ कॉलम में होता है वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और फिफ्थ और सिक्स्थ और उसके बाद वाले कॉलम्स में होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ओपन के लिए कितने सीट्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने सीट्स है। तो ऐसा एक टेबल ही होता है, पूरा डिटेल टेबल होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हो तो ही हम अप्लाई करें, और कुछ लोगों का ऐसा भी प्रेफरेंस होता है कि एप्लीकेशन फीस कम हो तो हम सब एप्लीकेशन भर देंगे। तो ऐसा भी प्रेफरेंसेस होते हैं लोगों के। तो ये चीज़ है। इसके बाद आपको देखना है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। पोस्ट में एक अलग से एजुकेशन, मतलब एलिजिबिलिटी में ही एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है पोस्ट का। उसमें कितना रिक्वायरमेंट है एक कैंडिडेट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सब डिटेल में लिखा हुआ होता है। इसके बाद बढ़ते हैं एप्लीकेशन फीस की तरफ। ये रेंज होती है फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़। 100 रुपीज़ के भी एप्लीकेशन होते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 और 2000 के भी होते हैं। तो ये रेंज होता है फ्रॉम 100 to 2000 रुपीज़। तो इसके मदद से आप एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हो। एप्लीकेशन पहले भरा जाता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ती है। तो ठीक है, उसके बाद कंफर्म होता है आपका पूरा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब हो गया एप्लीकेशन फीस का। अभी एप्लीकेशन फीस बेस्ड ऑन कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी होना चाहिए। तो कैटेगरी के
अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस भी होती है। ओपन ओबीसी के लिए सेम फीस होगी नॉमिनल जो भी है, और एससी एसटी के लिए थोड़ी कम होगी, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कम होगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कम होगी। ये सभी एप्लीकेशंस में नहीं होता, ठीक है ना। कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कौन से भी कैटेगरी के हो आपको एक ही फीस भरनी पड़ेगी, और वो फीस होती है 1000 रुपीज या तो 800 रुपीज, जितना भी वो सेट करते हैं। तो ये एक जैसी फीस होती है सबको। गवर्नमेंट एग्जाम में एस सी एस टी के लिए थोड़ा कम होता है, ओपन ओबीसी के लिए नॉमिनल होता है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कम होता है। तो ठीक है, ऐसा थोड़ा फीस रिलैक्सेशन भी होता है, तो ये आपको देखना है। थर्ड स्टेज पे अभी बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ। इसमें अदर इंस्ट्रक्शंस में आपको बहुत गौर से आपको ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका कैटेगरी का, आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, तो उसका सब डिटेल में इंस्ट्रक्शन होता है। क्लॉजेस फॉर एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए, ट्राइब सर्टिफिकेट वगैरह कैसे होना चाहिए, ये सब डिटेल में दिया हुआ होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। स्पेशली एट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक अपेंडिक्स करके स्टार्ट होता है, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, एनसीएल का फॉर्मेट, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो है कास्ट रिलेटेड, तो उसके फॉर्मेट्स कैसे होने चाहिए, ये सब वो एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, वहाँ पे पूरा लिख के आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है ओबीसी कैंडिडेट्स, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनसीएल या फिर सीएल, नॉन क्रिमिलर और क्रिमिलर। तो कौन से टाइप के कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी कैटेगरी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो ये भी डिटेल में बताया हुआ होता है, तो ये आपको ये ध्यान से पढ़ना है। अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है कैंडिडेट्स वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कभी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकालती है, तो वो अलाउ करती है अपने खुद के एम्प्लॉयज को कि आप भी अप्लाई कर सकते हो ये एग्जामिनेशन के अगेंस्ट, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको हायर लेवल ऑफ द पोस्ट मिलेगा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती। और अभी इसमें ये देखो, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही एम्प्लॉय हूँ और मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी और मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो गया, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो मुझे एनओसी सर्टिफिकेट मांगेंगे। एनओसी सर्टिफिकेट यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली आपका क्लियरेंस होना मांगता है। आपका पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हो, आप पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हो ना, तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वो सबमिट करना पड़ता है आप जहाँ पे सिलेक्ट होते हो वहां पे, क्योंकि सब क्लियर होना चाहिए, पूरा जो कारोबार है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूरी होते हैं। इसके बाद आता है एनी मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इंडियन नेशनलिटी, अदर स्टेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इंडियन नेशनलिटी, अभी कुछ जॉब्स में एनआरआई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एनआरआई अप्लाई कर सकते हैं, पर इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स 99% ऑफ द जॉब्स इंडियन नेशनलिटी होना जरूरी है फॉर इंडियन जॉब्स। ये सब जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, ये इंडियन जॉब्स के लिए स्पेसिफिक है, और वो भी ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल एज अदर पीएसयू सेक्टर एग्जाम्स, तो उनके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आता है एनी अदर स्टेट कैंडिडेट। अभी स्टेट गवर्नमेंट का अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो those candidates who are residing in that state only can apply. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो ही मैं एप्लीकेबल हूँ वो एप्लीकेशन भरने के लिए। अदरवाइज कोई अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है उसको अगर अप्लाई करना है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग जॉब्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग जॉब्स होते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शंस बहुत आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये लेटर स्टेज में आते हैं जिसमें आपको डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन देखना ही पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, उसके मदद से आप आपको पता चलेगा कि आप अप्लीकेबल हो कि नहीं, एट द फर्स्ट स्टेज ओनली। अगर आप एप्लीकेबल नहीं होते हो तो उधर ही स्किप कर दीजिए, और एप्लीकेबल होते हो तो ये लेटर स्टेज वाले पार्ट से इसमें आपको डिटेल में सब पढ़ना है। इसके बाद वाला आता है फिफ्थ स्टेज में, सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रोसीजर। अभी स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं, इसमें होता है प्री एग्जाम, फिर होता है मेंस एग्जाम, और फिर होता है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस जनरली होते हैं फॉर एनी ग्रेजुएट एग्जाम,
ठीक है। और उसके बाद वाला अलग से कुछ एग्ज़ाम होता है, ये जहाँ पे फिज़िकल एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये फिज़िकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है ऑफ द कैंडिडेट व्हेन ही पासेस प्री एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम। तो ये 2 एग्ज़ाम्स पास करने के बाद उसका फिज़िकल टेस्ट होता है, एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट फिज़िकली फिट है या नहीं। ठीक है, ये चेक किया जाता है। फिर कुछ जॉब्स में ना कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। अभी आप पूछोगे एग्ज़ाम्स तो ऑनलाइन होती है, उसमें भी हम कंप्यूटर टेस्ट देते हैं, और ये कंप्यूटर टेस्ट क्या है? तो बेसिकली देखिए, ये प्री मेंस जो एग्ज़ाम है, ये तो ऑनलाइन ही होती है, ये कंप्यूटर की मदद से ही देना है आपको। लेकिन इसको अलग नाम भी है, सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें ये कंप्यूटर की मदद से आपको देना है, राइट, एट द एग्जामिनेशन सेंटर। पर ये जो कंप्यूटर टेस्ट है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट है, यानी कि स्पेसिफिकली आपका कुछ स्किल होगा। अगर फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपका इंग्लिश टाइपिंग है, तो इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड होता है जनरली। तो आपका स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है कि नहीं टाइपिंग में, इंग्लिश में, तो वो इसमें चेक करा जाता है। कंप्यूटर बेस्ड स्किल का टेस्ट होता है इसमें, तो स्किल टेस्ट है स्पेसिफिकली। इसके बाद है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम है प्री मेंस, ये रिटन टाइप की है या ऑनलाइन है, ये भी स्पेसिफिकली मेंशन होता है। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट स्टेज में आपको देखना है हाउ टू अप्लाई। अब ये सब स्टेज आपके, आप चेक मार्क करिए, फर्स्ट स्टेज कंप्लीटेड, सेकंड स्टेज कंप्लीटेड, थर्ड स्टेज कंप्लीटेड। तो ऐसा एप्लीकेबल होते जाइए एक एक स्टेज में। और आखिरी स्टेज में मैंने रखा है हाउ टू अप्लाई। इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई करिए। वेबसाइट सबसे ज़रूरी है। आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, अपने कंप्यूटर में एक्सेल शीट बना लीजिए, जिसमें स्टार्टिंग में सीरियल नंबर दीजिए, सेकंड कॉलम में आप कौन सा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली चल रहा है AICO, राइट, तो उसके लिए उसका नाम लिख लीजिए AICO 2020। फिर उसका जो आपको यूजर नेम मिलता है एप्लीकेशन के लिए, वो लिख लीजिए थर्ड कॉलम में। फोर्थ कॉलम में पासवर्ड लिख लीजिए। फिफ्थ कॉलम में वेबसाइट का लिंक मेंशन कीजिए। तो ये सब डेटाबेस ना आप बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी किसी भी आपका, आप जो भी अप्लाई कर रहे हो रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो उसके लिए आपको आसानी होगी। आप जल्दी से रिट्रीव कर पाओगे डेटा अपना। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर। इनके मेजरमेंट्स दिए हुए होते हैं जनरली, तो उसके हिसाब से आपको स्कैन वैन करना है और अपलोड करना है। फिर इसके बाद आता है पेमेंट फॉर एप्लीकेशन। पेमेंट अभी जनरली 4 टाइप के पेमेंट्स चल रहे हैं। एक तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी कि कार्ड पेमेंट, दूसरा है नेट बैंकिंग पेमेंट, तीसरा है अभी लेटेस्ट नया, अभी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको इंक्लूड कर रहा है, वो है UPI पेमेंट और स्कैन QR कोड। तो ये 2 टाइप के पेमेंट उन्होंने ऐड किए हैं थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज तो चालान है, वो अभी आउटडेट कुछ दिनों में हो जाएगा शायद। लेट्स लेट्स होप सो, क्योंकि जनरली ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आसान पड़ता है, रादर देन फिलिंग चालान और उसको सबमिट करो फिर बाद में। तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया पेमेंट फॉर एप्लीकेशन। इसमें 4 मेथड्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लास्ट स्टेज में आता है एग्जामिनेशन सेंटर। आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने, जनरली 2-3 चॉइसेस भरने पड़ते हैं आपको, और इसके मदद से आपका पूरा एप्लीकेशन फिल हो जाता है। आपके बेसिक डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के मदद से पूरा एप्लीकेशन फिल हो जाता है। आप एप्लीकेशन भर देते हो और फिर एग्जाम्स देते हो। तो जनरली ये 6 स्टेजेस में मैंने ये डिवाइड किया है कि हाउ टू रीड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। दीज स्टेजेस जो भी मैंने आपको बताया है, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दिस इज नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज। हाँ, आप थोड़े हद तक कर सकते हो अप्लाई, लेकिन एज इट इज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा अलग होता है प्राइवेट कंपनीज का रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनीज के इसमें आपको डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि कौन से एरिया में आपको काम करना है, तो उसके स्किल्स वगैरह डिटेल में होते हैं। ये थोड़ा जनरलाइज्ड बेस होता है, कि जनरलाइज्ड बेस इन द सेंस टेंथ के मतलब 10th अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो उसके ऊपर अलग जॉब्स होते हैं। 12th है तो उसके लिए अलग जॉब्स होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होते हैं, PhD के लिए अलग होते हैं। तो ऐसे लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे जॉब दी जाती है लोगों को, थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट का सीन अलग है। तो प्राइवेट का अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर प्राइवेट एग्जामिनेशंस एज वेल। ठीक है, प्राइवेट रिक्रूटमेंट्स कैसे होते हैं तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और एक चीज़ आखिर में मैं बताना फिर से चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये स्टार्ट टू एंड आपको पूरा पढ़ना है। आप एक भी चीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि आप अगर स्किप करते हो तो आपका फुलफिलमेंट वहीं पे रुक जाएगा, रुक सकता है, ठीक है, मे भी हो सकता है। तो आप पूरा पढ़िए। एंड दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए।